प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। क्या लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को बताया था कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है अर्थात अध्ययन क्षेत्र, इसके संदर्भ में भाई मुख्यतया 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण है, जो ये कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सरकार के तीनों ही अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक बात। दूसरा दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में केवल कार्यपालिका शाखा की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 2 हो गए। और तीसरा जो दृष्टिकोण है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं वह दृष्टिकोण है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, जिसे कि व्यवस्थित रूप देने का श्रेय लूथर गुलिक को है। अर्थात पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण व्यवस्थित रूप में किसने दिया है? लूथर गुलिक ने। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का तीसरा दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण होगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने लगभग 26 वर्ष हो गए महाविद्यालयों में पढ़ाते हुए, परंतु मैंने ये देखा कि ना तो स्नातक स्तर पर अर्थात BA, ना ही स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थात MA, कहीं पर भी मैंने पाया कि विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान उस रूप में नहीं समझाया जाता जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। मैंने इसी ही कमी, इसी ही अभाव को दूर करने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम समझा सकूं। इसमें मैं केवल स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर या कोई एक प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। शर्त यह है कि जिस रूप में मैं आपको समझाऊं उस रूप में समझिएगा। आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है और मैं निःशुल्क रूप में मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को संपूर्ण राजनीति विज्ञान समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय, मेरा प्राण, मेरा सब कुछ मेरे विद्यार्थी हैं। मैं मेरे विद्यार्थियों को सच में राजनीति विज्ञान को एक सुप्रीम साइंस, एक मास्टर साइंस मानते हुए अर्थात सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान मानते हुए राजनीति विज्ञान को आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की, जो कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का तीसरा दृष्टिकोण है। प्यारे विद्यार्थियों, लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। क्या? कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया जाना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सरकार के तीनों ही अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन में केवल नीतियों के क्रियान्वयन का अध्ययन किया जाए। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, लोक प्रशासन नीतियों की रचना या नीतियों का निर्माण भी करता है।
इन बातों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है और इस मतभेद के आधार पर ही लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में 4 दृष्टिकोण उभर कर सामने आते हैं, जिनका कि नाम मैंने पहले बतला दिया है। अब मैं पुनः बतला रहा हूँ। प्रथम व्यापक दृष्टिकोण है, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण है, तीसरा पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है और चौथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। आज जो चर्चा का विषय है वह है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। अब मैंने सबसे पहले आपके लिए डायग्राम बनाया है कि इस डायग्राम के माध्यम से आप सब बातें समझ जाएं। ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन का क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, आज हम जो दृष्टिकोण ले रहे हैं वो तो तीसरा दृष्टिकोण ले रहे हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का ये तीसरा दृष्टिकोण है, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। 2 दृष्टिकोण मैं समझा चुका हूँ आपको, व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण। अब इसमें समझना क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई कुछ विद्वानों में ये मतभेद है। कुछ कहते हैं कि भी लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अध्ययन किया जाता है। मतलब लोक प्रशासन केवल शासकीय कामकाज का प्रबंधकारी अंश है। यहाँ केवल प्रबंध मतलब कार्य कराने से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। एक प्रकार से कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं। दूसरे विद्वान ये कह रहे हैं कि नहीं, लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन किया जाता है। समस्त अंगों का मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कुछ विद्वान पहले वाले तो कह रहे हैं कि भाई इसमें केवल कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया जाता है। दूसरे कह रहे हैं कि सरकार के 3 अंगों का अध्ययन किया जाता है। भिन्न बात हो गई। एक बात ये होगी। दूसरा क्या है, दूसरे के अंतर्गत विद्वान क्या कह रहे हैं कि कुछ विद्वान तो ये कह रहे हैं कि क्या लोक प्रशासन लोक नीतियों का क्रियान्वयन का ही अध्ययन करता है। मतलब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन केवल नीतियों की क्रियान्विति करता है, नीतियों को लागू करता है, नीतियों को संचालित करता है। मतलब जो व्यवस्थापिका होती है वो कानून बनाती है और जो कार्यपालिका शाखा होती है वो कानूनों को क्रियान्वित करती है। तो विद्वान कह रहे हैं कि भाई लोक प्रशासन केवल कानूनों की क्रियान्विति करता है। तो कुछ तो कह रहे हैं कि क्रियान्वयन से संबंधित अध्ययन किया जाता है लोक प्रशासन में, परंतु कुछ क्या कह रहे हैं या नीति निर्धारण में भी प्रभावी भूमिका अदा करता है। अब कुछ विद्वान कह रहे कि नहीं, लोक प्रशासन केवल नीतियों की क्रियान्विति ही नहीं करता है, केवल नीतियों को लागू ही नहीं करता है, बल्कि ये नीतियों की रचना भी करता है, नीतियों का निर्माण भी करता है, कानूनों के निर्माण में भी लोक प्रशासन अहम भूमिका निभाता है। कुछ विद्वान ये बात बोलते हैं। अब ये एक प्रकार से समग्र बात होगी कि भाई लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या आएगा, लोक प्रशासन किन किन बातों का अध्ययन करता है। अब प्रत्येक जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग बात बताता है, जिसमें 2 दृष्टिकोण मैंने आपको बता दिए। तीसरा दृष्टिकोण आज ले रहे पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण क्या कहता है? पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण केवल ये कहता है कि भाई लोक प्रशासन केवल कैसे से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करता है। कैसे का मतलब ये है कि लोक प्रशासन केवल प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब वास्तविक रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में जो नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों की क्रियान्विति से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण ये बात कहता है। और पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को जो व्यवस्थित रूप देने वाले विद्वान हैं वो लूथर गुलिक है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को देने वाला व्यवस्थित विद्वान कौन है, तो आपका आंसर होगा लूथर गुलिक। ठीक है, अब मैं एक एक बात को आगे स्टार्ट करूं। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का जो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है भाई, वो केवल, यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है, वो केवल प्रशासन की क्रियाओं के अध्ययन की बात करता है कि भी लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में प्रशासन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? प्रक्रियाओं का, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण ये कहता है कि भाई लोक प्रशासन में प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रशासन के विचार का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ में लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो ये विचार है
इस विचार का अध्ययन किया जाता है। मतलब विचार का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। केवल ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मतलब सब कुछ भूल जाते तो इतना ध्यान रखेंगे कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का जो पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि भाई लोक प्रशासन में प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये पाठ्य विषय की तरफ ध्यान नहीं देता है। ये केवल ये कहता है कि इसमें प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विचार का अध्ययन किया जाता है। केवल 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 प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विचार का अध्ययन किया जाता है। पाठ्य विषय का, पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरे रूप में कहूँ तो मैं और भी बता सकता हूँ यहाँ कि पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण ये कहता है कि भाई लोक प्रशासन कैसे से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। कैसे संबंधित बातों का मतलब ये है कि लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, लोक प्रशासन प्रशासन के विचार का अध्ययन करता है, लोक प्रशासन प्रशासन की तकनीकों का अध्ययन करता है। ये तीन बात बताता है ये पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। जबकि यहाँ जो ये पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें पाठ्य विषय का, जैसे मैंने यहाँ लास्ट में नोट भी किया है कहीं ना कहीं, पाठ्य विषय का या मूलभूत विषय का, या इधर आप आ जाइएगा पाठ्य विषय का अध्ययन नहीं करता। ये कमी है इसमें कि ये पाठ्य विषय का अध्ययन नहीं करता है, ये केवल प्रक्रियाओं का, विचार का और तकनीक का अध्ययन करता है। तीन बात नोट कीजिएगा, इसका निचोड़ है। चलिए अब हम एक एक बात को लेते हैं। चलिए पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण, क्या लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है? हाँ, पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण ये कहता है कि वास्तव में लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। बस इतना ध्यान रखेंगे, प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण कहता है। एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद में दूसरी बात लेते हैं, कार्य क्षेत्र मतलब अध्ययन क्षेत्र। कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है उसे पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण कहा जाता है। अब ध्यान देंगे यहाँ, मतलब लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र, इसके संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है, जो विचार दिया है, उसे पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में जिस मत का, जिस विचार का प्रतिपादन किया है उसे क्या नाम दिया गया है? पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। और पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण में मूलतः किसका अध्ययन किया जाता है? प्रशासन की प्रक्रियाओं का, प्रशासन के विचार का, प्रशासन की तकनीक का अध्ययन किया जाता है। यह बात लूथर गुलिक कह रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि लूथर गुलिक के अलावा उर्विक और हेनरी फेयोल ने भी जो है पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन इन्होंने इसको व्यवस्थित रूप नहीं दिया। इसको व्यवस्थित रूप जो दिया है किसको? लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र को प्रक्रियाओं के रूप में जो व्यवस्थित रूप दिया है, सिस्टेमेटिक रूप दिया है, क्रमबद्ध रूप दिया है, वो लूथर गुलिक ने दिया है। इसलिए पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण वास्तव में लूथर गुलिक के द्वारा ही व्यवस्थित रूप में दिया गया है। किसके द्वारा? लूथर गुलिक के द्वारा। लूथर गुलिक के द्वारा नोट करेंगे। ठीक है भाई। वैसे देने वाले उर्विक भी हैं और हेनरी फेयोल भी हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप में देने वाला लूथर गुलिक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। लूथर गुलिक है इसको देने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, पोस्ट कोर्प अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो ये पोस्ट कोर्प शब्द है ये तैयार कैसे है? तो पोस्ट कोर्प अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है पोस्ट कोर्प। ठीक है, जो ये शब्दावली बनी है पोस्ट कोर्प, ये 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। अब ये 7 शब्द क्या क्या है? जैसे POSDCORB। पी से इन्होंने बनाया प्लानिंग। पी से क्या है? प्लानिंग, मतलब योजना बनाना। अर्थात वास्तव में लोक प्रशासन में चूंकि ये दृष्टिकोण ये कहता है कि प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विचार का अध्ययन किया जाता है, तकनीक का अध्ययन किया जाता है, हम ये कहेंगे एक प्रकार से क्रियान्विति का अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी कार्य की क्रियान्विति करनी है तो उसमें 7 बातें होना जरूरी है। पहली बात क्या है? पी मतलब प्लानिंग।
तो प्लानिंग में क्या है? योजना बनाना। तो किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप में करना है, तरीके से करना है, अच्छे से करना है, श्रेष्ठ रूप में करना है, उचित रूप में करना है, तो सबसे पहले उसके लिए योजना बनानी होगी कि भाई हमें किस कार्यों को किस तरीके से करना है। उसकी पहले एक प्लानिंग बनानी होगी, योजना बनानी होगी कि भाई इतने समय में ये कार्य करना है, इस तरीके से ये कार्य करना है, तो इसकी योजना बनानी होगी। तो पी का प्लानिंग मतलब योजना बनाना, ठीक है। उसके बाद में ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब संगठन बनाना। अब ये डेफिनेटली है, आपने योजना बना ली है, कार्यों को करना है, तो कार्यों को करना है तो किसी भी कार्यों को आप अस्त व्यस्त रूप में नहीं करेंगे, उसके लिए एक संगठन बनाना होगा। वैसे भी कहा जाता है संगठन में ही शक्ति होती है। बिना संगठन के, बिना अनुशासन के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठन बनाना पड़ेगा फिर, है ना भाई। आप प्रशासन में किसी भी प्रक्रिया को कर रहे हैं, किसी भी कार्य को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो इसमें एक संगठन का होना निहायत ज़रूरी है। अगर संगठन ही नहीं होगा तो फिर कार्य नहीं किया जा सकता है। जैसे महाविद्यालय भी एक संगठन होता है, विश्वविद्यालय भी एक संगठन होता है ना। रेलवे प्रशासन की बात करते हैं तो वो भी एक संगठन होता है। फिर चाहे वो निजी संगठन हो, है, फिर चाहे वो सरकारी संगठन हो, बिना संगठन के कोई भी जो है योजना जो होती है वो क्रियान्वित नहीं की जा सकती है। तीसरा है एस, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। अब आपने योजना भी बना ली है, संगठन भी बना लिया है, तो डेफिनेटली अब जो संगठन बना है तो संगठन में मुझे बताइएगा क्या कर्मचारियों के बिना काम किया जा सकता है? वहाँ पर कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो कर्मचारियों की भर्ती की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, कर्मचारियों को वेतन वगैरह भी देना पड़ेगा, वेतन भत्ते, उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब बातों का इसमें अध्ययन किया जाएगा, ठीक है भाई, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। चौथा है डी, मतलब डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन करना। भाई अब ये डेफिनेटली है कि कर्मचारियों की व्यवस्था आपने कर दी है तो फिर उन कर्मचारियों को निर्देश भी देने वाला होना चाहिए। तो जो निर्णायक होता है, निर्णय लेने वाला होता है, वो अपने से निम्न कर्मचारियों को निर्देश देगा कि भाई ये कार्य आपको इस तरीके से करने हैं। तो डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन करना। संगठन में कर्मचारी है तो कर्मचारियों को निर्देश देने भी पड़ेंगे। इसके बाद में अगला है CO को, मतलब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है ना समन्वय करना। अब ये निश्चित बात है कि जब वहाँ निर्देश दिया जा रहा है, उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को निर्देश दे रहा है, तो फिर उनमें समन्वय का होना ज़रूरी है। समन्वय का मतलब तालमेल। जब तक कर्मचारियों में या उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारियों में तालमेल नहीं होगा, उनमें समन्वय नहीं होगा, तब तक कार्य ठीक से नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ आपको समन्वय का एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप कहेंगे कि सर आप कैसा उदाहरण दे रहे हैं? मैं एक चुटकुले के रूप में एक बात बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था, इस समन्वय का उदाहरण दे रहा हूँ कि समन्वय नहीं होगा तो काम कैसे बिगड़ जाता है। कि पहले के ज़माने में ऐसा होता भी था कि एक सरकारी स्कूल था 8th क्लास तक, 8वीं तक का। तो उसमें क्या था, गणतंत्र दिवस की बात है। तो गणतंत्र दिवस पर पहले होता भी था कि भाई जो टीचर होते थे उनके पास कुर्ता पायजामा होता था, तो वो एक दिन पहले ही जो है उस कपड़े को तय कर करके अपने तकिए के नीचे रख लेते थे, क्योंकि उससे प्रेस की सुविधा ही नहीं होती थी। तो तकिए के नीचे रख लेते थे कि भाई उनकी सलवटें वगैरह दूर हो जाएं। तो उन्होंने जो है उसके नीचे रख दिया। परंतु उसमें हुआ क्या कि जो पायजामा था वो थोड़ा सा 4-5 इंच बड़ा था। तो उसे टीचर ने, गुरुजी ने कह दिया अपनी बेटियों से, 6 बेटियां थी उनके, कि बेटा थोड़ा सा 4 इंच इस पायजामे को आप काट देना, ये बड़ा है। एक बच्ची से कह दिया उन्होंने, ठीक है। अब उस बच्ची से कह दिया तो क्या कर दिया कि भाई उसने उसको 4 इंच काट दिया। अब 6 बच्चियाँ आती तो 6 बच्चियों के सामने कहा था, तो 6 की 6 बच्चियों ने उसको 4-4 इंच काट दिया पायजामे को। अब 4-4 इंच काट दिया तो वो क्या बन गया, अंडरवियर बन गया। अब उस कपड़े को उन्होंने क्या कर लिया, अपने बैग में रख करके और जो है स्कूल में चला गया, क्योंकि उसको ये लगता था कि रास्ते में पहन के जाऊँगा तो गंदा हो जाएगा, प्रेस टूट जाएगी। अब स्कूल में जैसे गया तो अगले दिन जैसे पर्व था तो भाई जब मौका आया पहनने का तो फिर वो पायजामा कहाँ, वो तो अंडरवियर बन गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, काम बिगड़ गया। अब वहाँ समन्वय नहीं था, तालमेल नहीं था। मतलब एक बच्चे को स्पष्ट रूप में कह देता है कि बेटा आपको ये काम करना है तो कर देता है, लेकिन उन्होंने तो 6 के 6 बच्चों को सामूहिक रूप में कह दिया कि बेटा ये मेरा काम करना है, तो पहली बच्ची ने भी कर दिया, दूसरी ने कर दिया, तीसरी ने, चौथी ने, पाँचवीं ने, छठी ने कर दिया, और उस पायजामे को उन्होंने क्या बना दिया, अंडरवियर बना दिया। तो ये समन्वय का अभाव है। इसलिए किसी भी कार्य को करना है तो इसमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा, काम ठीक से नहीं होगा। फिर चाहे वो किसी सरकारी संगठन की बात हो, निजी संगठन की बात हो, फिर चाहे परिवार की बात क्यों ना हो। जैसा भी मैंने जो एग्जाम्पल दिया परिवार का है, तो एग्जाम्पल लिए फैमिली में। अगर परिवार में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तो फिर कार्य बिगड़ेगा, कार्य ठीक से नहीं होगा। ठीक है भाई, इसलिए समन्वय जरूरी है। समन्वय मतलब तालमेल होना जरूरी है। और आर मतलब रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है रपट देना। रपट देना का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में किसी भी संगठन के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है तो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट लेंगे कि भी आपके द्वारा किस रूप में कितना कार्य किया जा रहा है, इसकी रपट उनको देनी पड़ेगी। और अगला है अंतिम 7वां बी मतलब बजटिंग का मतलब बजट तैयार करना। तो यहाँ पर क्या है कि पूरी जो वित्त व्यवस्था होती है, वित्त व्यवस्था का लेखा जोखा होता है। तो ये क्या हो गया, जो पोस्ट कॉर्ब है अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बनाया गया है, POSTCORB। ये क्या होगा, पोस्ट कॉर्ब। और इनके मैंने हिंदी अर्थ भी लिख दिए हैं। तो वास्तविक रूप में जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो सारी की सारी हैं ये प्रशासन की प्रक्रियाएं हैं। तो ये लोक प्रशासन का एक प्रकार से अध्ययन क्षेत्र होगा कि भी लोक प्रशासन के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है। ये पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण कहता है। और मुझे उम्मीद है आप ये सारी बातें ठीक से समझ गएंगे। मतलब आपको जब ये लगे कि लोक प्रशासन में किन किन बातों का अध्ययन करना है और पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की बात आएगी, तो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के अनुसार इन सब बातों का अध्ययन किया जाएगा। योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, रपट देना है, और इसके बाद में बजट तैयार करना। इन सातों की सातों बातों का जो है लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। मतलब ये सब लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं जिनका कि अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के अनुसार। तो मुझे उम्मीद है पोस्ट कॉर्ब क्या है इसको आप ठीक से समझ गए होंगे। और इसको व्यवस्थित रूप देने वाला जो विद्वान है वो कौन है, लूथर गुलिक है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगली बात लेते हैं हम पोस्ट कॉर्ब विचार की आलोचना। मतलब जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है, अब ये नहीं मानेंगे कि भाई जो ये दृष्टिकोण है अपने आप में पूर्ण है, सही है, उचित है, इसको मान लिया जाए। नहीं 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 भाई, दुनिया में चाहे कोई भी दृष्टिकोण हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी विचारधारा हो, वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं दुनिया में। जब कोई व्यक्ति ही सर्वगुण संपन्न नहीं है तो फिर विचार, सिद्धांत, मत, ये सब देने वाला व्यक्ति ही तो होता है। तो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है तो कोई भी सिद्धांत या विचार भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है उसमें भी कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के अंतर्गत भी कमियां हैं। अब मैंने यहाँ नोट किया पोस्ट कॉर्ब विचार की आलोचना। मतलब जो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है, इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, इसकी कुछ आलोचनाएं की जा रही है, जो कि मैं आपको बिंदु के माध्यम से समझाऊंगा और इसमें सारी बातें आ जाएंगी। इतना समझने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यदि लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण किसी भी रूप में पूछा जाए, चाहे बड़ा प्रश्न पूछा जाए या कंपटीशन के लिहाज से आपसे छोटे प्रश्न पूछे जाएं, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती की तो मेरी मेहनत करना बेकार है। मैं मेरे प्रेरणा से प्यारे विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान विषय में गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ और डूबता हूँ। और इसलिए डूबता हूँ, इसलिए तैरता हूँ, इसलिए गोते लगाता हूँ कि मैं आपको राजनीति विज्ञान ठीक से समझा सकूं। मैं केवल औपचारिकता नहीं निभाता हूं। मुझे वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाहवाही चाहिए कि मेरे विद्यार्थी मैं जो समझाऊं वो समझ जाएं बस। और अगर आप वो सब बातें समझ जाते हैं तो मैं अंतरात्मा से बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं कि मेरे विद्यार्थी मुझे समझ रहे हैं। चलिए, पोस्ट कॉर्ब विचार की आलोचना नंबर 1। अब इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अत्यंत स्वेच्छाचारी तथा काल्पनिक है ये। क्या भाई, जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है, जो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में कहता है कि भाई लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं का, प्रशासन के विचार का,
प्रशासन की तकनीक का अध्ययन करता है, मतलब प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण एक बात कहता है बस, जैसे मैंने यहाँ नोट कर दिया, प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन जिसमें वास्तविक तत्वों को छोड़ दिया गया है। अब ये बात ठीक है, ये तो कहता है कि प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन? लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण कहता है। लेकिन इसमें वास्तविक तत्वों को छोड़ दिया गया है, और वास्तविक तथ्य ये है कि पाठ्य विषय को इसके अंतर्गत छोड़ दिया गया। पाठ्य विषय मतलब एक प्रकार से हम इसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, तो पाठ्य विषय को छोड़ दिया है। फिर मैंने दूसरा बिंदु यहाँ बना दिया है, पाठ्य विषय के ज्ञान तत्व की उपेक्षा की इन्होंने। मतलब पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण केवल स्वेच्छाचारी और काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि ये केवल प्रशासन की प्रक्रियाओं के अध्ययन की बात करता है बस, जबकि पाठ्य विषय के ज्ञान तत्व किसी ने उपेक्षा कर दिए। और ये बात कहने वाले विशेषकर लेविस मेरियम, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। लेविस मेरियम ने कहा है कि जो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण है, वह केवल प्रशासन की प्रक्रियाओं के अध्ययन पर तो बल देता है, लेकिन पाठ्य विषय के ज्ञान के तत्व की उपेक्षा कर देता है। ये बात लेविस मेरियम ने कही है, तो ये इसकी कमी होगी। तीसरा, इस दृष्टिकोण के अनुसार, कौन से दृष्टिकोण? पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझिएगा। इस दृष्टिकोण मतलब पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र का जो तीसरा दृष्टिकोण चल रहा है, ठीक है ना भाई। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल प्रशासन की तकनीकों से संबंधित है, उसके पाठ्य विषय से नहीं। मतलब पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल प्रशासन की तकनीकों से संबंध है। मतलब पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण कहता है कि भाई लोक प्रशासन केवल प्रशासन की तकनीक से संबंधित है। मैं दूसरे रूप में कह रहा हूँ अपने शब्दों में, पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन प्रशासन की तकनीकों से संबंधित है, बस केवल तकनीक से संबंधित है, उसके पाठ्य विषय से नहीं। कमी हो गई है, फिर से बोल रहा हूँ। इस दृष्टिकोण के अनुसार मतलब पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण के अनुसार केवल प्रशासन की तकनीकों से संबंधित है। ये मतलब लोक प्रशासन केवल प्रशासन की तकनीक से संबंधित है, विचार से संबंधित है, प्रक्रियाओं से संबंधित है, उसके पाठ्य विषय से, सिलेबस से, पाठ्यक्रम से संबंधित ये नहीं है। तो ये इसकी तीसरी कमी होगी। बाकी इन तीनों ही बिंदुओं को हम एक बिंदु बनाएं तो ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण ये कहता है, क्या कहता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विचार का अध्ययन किया जाता है, तकनीक का अध्ययन किया जाता है, और पाठ्य विषय की उपेक्षा कर दी गई है। पाठ्य विषय की उपेक्षा कर दी गई है। इसमें सारी बातें सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक है। आप चाहें तो तीनों बिंदु इस रूप में भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अगली बात आती है, पोस्ट कोर्प विचार और पाठ्य विचार दोनों के मिलाने से ही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पूर्ण रूप में निर्धारित होता है। ध्यान देंगे, पोस्ट कोर्प विचार और पाठ्य विषय, ध्यान देंगे, पोस्ट कोर्प विचार और पाठ्य विचार दोनों के मिलाने से ही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पूर्ण रूप में निर्धारित होता है। मतलब यहाँ जो एक कमी आई है, ये कमी ये आई है कि भाई पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण तो ये कहता है कि भाई लोक प्रशासन में प्रशासन की केवल प्रक्रियाओं का या विचार का अध्ययन किया जाता है, जबकि पाठ्य विषय की उपेक्षा की जाती है। परंतु सही दृष्टिकोण ये है कि भाई लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तव में प्रक्रिया, विचार, तकनीक और साथ में पाठ्य विषय, इन दोनों का साथ में अध्ययन किया जाए। इसलिए ये बात मैंने नोट की है कि पोस्ट कोर्प विचार और पाठ्य विचार दोनों के मिलाने से ही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पूर्ण रूप में निर्धारित होता है। मतलब लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है, जो अध्ययन क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, उसको यदि पूर्ण बनाना है
तो उसमें आप इतना ध्यान रखेंगे, उसमें विचार और पाठ्य विषय, बस विचार और पाठ्य विषय इन दोनों का ही जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। विचार का भी मतलब प्रक्रियाओं का भी, विचार का मतलब तकनीक का भी, विचार का मतलब तकनीक का भी, मतलब तकनीक, विचार, प्रक्रियाओं का और पाठ्य विषय का, इन दोनों का ही जो है इसमें अध्ययन किया जाना चाहिए। ये पूर्ण बात होगी। अब चूंकि पोस्ट कोर दृष्टिकोण केवल ये कह रहा है कि भाई विचार का, प्रक्रियाओं का, तकनीक का अध्ययन किया जाए, पाठ्य विषय की उपेक्षा करता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि पोस्ट कोर दृष्टिकोण के अंतर्गत यदि हम देखें तो विचार और पाठ्य विषय इन दोनों के मिलाने से लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पूर्ण रूप में निर्धारित होगा। तो आप नोट कर सकते हैं कि भाई अगर लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पूर्ण रूप में निर्धारित करना है कि इसमें भाई इन बातों का अध्ययन किया जाए, तो उसमें विचार मतलब प्रक्रिया, ये प्रशासन की प्रक्रिया या तकनीक भी कह सकते हैं, विचार और पाठ्य विषय इन दोनों का ही पूर्ण रूप में जो है क्या किया जाना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये पूर्ण रूप इसका निर्धारित होगा। अगली बात, लेविस मेरियम, जिसका नाम यहां आ गया है, लेविस मेरियम कह रहे हैं कि लोक प्रशासन कैंची के दो फलकों के समान, लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। अब ध्यान देंगे, लेविस मेरियम कह रहे हैं कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। मैं इसको व्यापक समझाऊंगा, आप पहले नोट करेंगे। लेविस मेरियम क्या कह रहे हैं, ये इधर लेविस मेरियम पूरा लिख सकते हैं, लेविस मेरियम क्या कह रहे हैं, इसको समझना है। लेविस मेरियम क्या कह रहे हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा पूरा व्यापक में समझाऊंगा। लेविस मेरियम कह रहे हैं कैंची के दो फलकों, कैंची जानते हैं जो कपड़े काटने की जो कैंची होती है ना, दो फलक होते हैं जिसमें कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। क्या मतलब हुआ? अरे भाई, लोक प्रशासन वास्तव में कैंची के दो फलक, दो फाड़ होती ना, दो फलकों के समान है। फिर से कह रहा हूं, कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। अब इसमें दो फलकों वाला औजार है, अगर एक फलक को हटा देंगे तो क्या कपड़ा कटेगा? नहीं कटेगा। तो दोनों फलक चाहिए ना कैंची के। दो फलक कौन सी हैं? लोक प्रशासन के अंतर्गत दो फलक हैं, एक तो ये विचार और दूसरा पाठ्य विषय, एक तो ये प्रक्रिया और दूसरा पाठ्य विषय, एक तकनीक दूसरा पाठ्य विषय। मतलब लोक प्रशासन भी वास्तविक रूप में कैंची की दो फलकों के समान है, और इसलिए यदि इससे ठीक काम कराना है, कपड़े की कटाई करनी है, तो निश्चित रूप में दोनों फलक चाहिए। और दोनों फलक कौन हो गए? प्रशासन की प्रक्रिया भी और प्रशासन का पाठ्य विषय भी, या प्रशासन के विचार भी, पाठ्य विषय भी, या प्रशासन की तकनीक भी और पाठ्य विषय भी। मतलब लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जैसे कैंची के दो फलक होते हैं, वैसे ही लोक प्रशासन के दो फलक कौन कौन से हो गए? लोक प्रशासन में प्रशासन की प्रक्रिया और पाठ्य विषय, प्रक्रिया और पाठ्य विषय, प्रक्रिया और पाठ्य विषय, या विचार और पाठ्य विषय, विचार और पाठ्य विषय, या तकनीक और पाठ्य विषय, तकनीक पाठ्य विषय, तकनीक पाठ्य विषय, कुछ भी कह सकते हैं। या आप ऐसे नोट कर लेंगे, एक फलक विचार हो गया, दूसरा फलक पाठ्य विषय हो गया। ठीक है भाई, चलिए। मतलब इन दोनों का जो है लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन किया जाना चाहिए, विचार का और पाठ्य विषय का, या प्रक्रियाओं का और पाठ्य विषय का। विचार कहिएगा, प्रक्रिया कहिएगा, एक बात है, विचार और पाठ्य विषय का। अच्छा, अगली बात, पोस्ट कॉर्ब की आलोचना करने वाले मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अब ध्यान दें, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की जो आलोचना करने वाले हैं वो विशेषकर मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक भी हैं। मतलब जो मानवीय संबंधों के समर्थक हैं कि भाई व्यक्ति को कितनी ही, कर्मचारियों को कितनी ही सुविधा दे दी जाए, लेकिन जब तक उनके जो मानवीय संबंध होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तब तक उनसे ठीक से उत्पादन नहीं कराया जा सकता, जैसा कि हॉथॉर्न प्रयोग किए गए हैं। आगे चलकर इसकी मैं चर्चा करूँगा, यहाँ तक के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा है उत्पादन सेवा की
दशाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वास्तव में जो वो कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उत्पादन कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिएगा अब प्रक्रियाओं के ऊपर तो ये बल दे रहा है पोस्ट कॉर्पोरेट दृष्टिकोण कि भी प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रशासन की प्रक्रियाओं में मैं आपको कहूँगा जैसे कर्मचारियों की व्यवस्था करना, तो कर्मचारियों को सारी सुविधा दे देगी। अब मान लीजिएगा सुविधा के लिए एक प्रयोग किया जाता है कि 2 कमरों के अंतर्गत मजदूरों को, एक कमरे के अंतर्गत तो जो है बहुत कम लाइट दी जाती है, दूसरे में बहुत तेज़ लाइट दी जा रही है, एक कमरे में एसी लगाया जा रहा है, दूसरे कमरे में पंखे लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक कमरे में जिसमें एसी लगाया गया है उसमें कर्मचारियों बड़े मधुर संबंध है, और दूसरा कमरा ऐसा है जिसके अंतर्गत एसी नहीं लगाया गया है, वहाँ मधुर संबंध नहीं, तो विपरीत स्थिति होगी। अब वहाँ एसी भी नहीं है, मधुर संबंध नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति ये हो कि एक कमरा ऐसा है जिसमें मजदूर काम करें, जिसमें केवल पंखा है, लाइट भी कमज़ोर है, दूसरा कमरा ऐसा है जिसमें लाइट भी अच्छी है, एसी भी है, लेकिन एसी वाले कमरे में, अच्छी लाइट वाले कमरे में कर्मचारियों के, मजदूरों के संबंध बिल्कुल ख़त्म है, मजदूरों के संबंध अच्छे है ही नहीं, तो वहाँ काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो मानवीय संबंध कैसे, केवल सुविधाओं से लेना देना नहीं है, मानवीय संबंध कैसे, मानवीय संबंध भी उत्पादनों को प्रभावित करते थे। इसलिए केवल प्रक्रियाओं को ही लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करना ये अपने आप में अधूरी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्ट कॉर्प की आलोचना करने वाले मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक भी हैं। ये मानवीय संबंधों की बात करते हैं कि मानवीय संबंध यदि अच्छे हैं, मधुर हैं, तो अच्छा उत्पादन होगा, मधुर संबंध नहीं है तो अच्छा उत्पादन नहीं होगा। और इसके बाद में मैंने निष्कर्ष लिया है, यहाँ पर निष्कर्ष रूप में ये सारी बातें आ जाएंगी। वो क्या है, लोक प्रशासन में केवल प्रक्रियाओं का ही अध्ययन नहीं होता बल्कि मूलभूत विषयों से भी इसका घनिष्ठ संबंध है। बस वही बात आ गई लास्ट में, क्या कि भाई लोक प्रशासन में केवल प्रक्रियाओं का ही अध्ययन नहीं होता है। जैसा एक पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण कहता है कि भाई प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये भाई पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के लिए की तो बात कहता है कि भाई लोक प्रशासन में प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बस पाठ्य विषय का या मूलभूत विषय का अध्ययन नहीं किया जाता। ये बात ये कहता है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। लेकिन निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम, निष्कर्ष ये निकालेंगे कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में वास्तव में प्रशासन की प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है और जो मूलभूत विषय है या पाठ्य विषय है उसका भी अध्ययन किया जाता है। दोनों बातों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मैंने निष्कर्ष में लिख दिया है कि लोक प्रशासन में केवल प्रक्रियाओं का ही अध्ययन नहीं होता बल्कि मूलभूत विषयों से भी इसका घनिष्ठ संबंध है। मतलब लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में प्रशासन की प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है और इसी के साथ में जो लोक प्रशासन है उसमें प्रशासन के जो मूलभूत विषय है, जो पाठ्य विषय है, उससे भी इसका घनिष्ठ संबंध है। मतलब लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में प्रशासन की प्रक्रियाओं और पाठ्य विषय इन दोनों बातों का अध्ययन किया जाता है। ये है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण क्या कहना चाह रहा है। पुनः कह रहा हूँ, लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण तो केवल ये कहता है कि भी लोक प्रशासन में प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पाठ्य विषय का नहीं किया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि लोक प्रशासन में वास्तविक रूप में प्रशासन की प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है और पाठ्य विषय से भी मूलभूत विषय से भी लोक प्रशासन का घनिष्ठ संबंध होता है। ये है लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, जिसको कि व्यवस्थित रूप देने वाले कौन है, लूथर गोलिक है। मुझे पूरा विश्वास है, अंतरात्मा से कह रहा हूँ मैं, कि आप ये सब बातें ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।